हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। तो आज देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की आंसर की, और ये पेपर है माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिए हैं अपनी आंसर की चेक कर लें कि भाई कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन सही लगाकर आए हैं और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन गलत लगाकर आए हैं। पेपर फर्स्ट है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। डिस्प्ले शायद आपको दिखाई दे रही होगी, और अगर डिस्प्ले ना भी दिखाई दे रही हो तो आप अपनी आंसर की चेक कर लेना, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। देखो अब डिस्प्ले दिखाई दी, आपकी दिखाई दे होगी। चलिए साहब इसमें ज़रा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। देखो क्वेश्चन बुकलेट नंबर के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक बच्चे का पहला क्वेश्चन ये वाला है तो हो सकता है कि भाई दूसरे बच्चे का पहला क्वेश्चन कुछ और हो, तीसरे वाले का कुछ और हो, चौथे वाला कुछ और, सबके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है। अरे भाई मैंने दिया, मैं क्यों दूंगा यार, इतने इतने बड़े साइंटिस्ट हैं यार, उन्होंने दिया होगा। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या लग रहा है बेटे, जल्दी बताओ, फास्टली देखकर बताओ क्या लग रहा है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है बी नंबर। क्या आप भी भाई बी नंबर पे लगा के आए हैं? चेक करते रहना, क्वेश्चन चाहे ऊपर नीचे हो जाएं लेकिन आंसर और क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर वही रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, डार्विन की पुस्तक प्रजाति की उत्पत्ति प्रकाशित हुई है। अरे भैया ये तो बड़े सिंपल सा पेपर आया हुआ है यार, इस पेपर से क्या डरना है भैया, इस पेपर से क्या डरना। 1859 में हुई है, बी नंबर पे टिक लगा लो आप, ठीक है। इसका बी नंबर है राइट ऑप्शन, आप बी नंबर पे टिक लगाओ। घबरा तो नहीं रहे हो भाई? अरे डर लग रहा है? अबे यार जो डर गया वो मर गया। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। अरे 10th क्लास में आप डार्विनवाद लेमार्कवाद पढ़ते हुए आ रहे हो और बीएससी 6 सेमेस्टर में आ गए, और अगर अभी भी ना पता तो फिर ना पता, ठीक है। चलो देखो अभी ए नंबर है अति उत्पादन, बी नंबर है इसका अस्तित्व के लिए संघर्ष भैया करना पड़ता है, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। योग्यतम की उत्तरजीविता पक्की होनी चाहिए। अति उत्पादन यानी कि ओवर प्रोडक्शन, संतान की प्रचुर मात्रा, ये तो भैया सबसे मेनली पॉइंट है। उपयोग तथा अनुप्रयोग, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का डी नंबर है, आप डी नंबर पर टिक लगा लें, ठीक है, ओके। अबे डर तो नहीं लग रहा भाई आप लोगों को? भैया अरे डर तो नहीं लग रहा भाई आप लोगों को? ठीक है आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पैनजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया है? अरे भैया पैनजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भैया मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। भाई ये तो सबको याद होना चाहिए, किसने दिया है याद कर लो ठीक से, डार्विन ने। अबे यार डार्विन ने दिया, इतना बड़ा कट लग गया, थोड़ा आधा करो इसको, ऐसे करके सही है, डार्विन ने दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 5वां नंबर देख लेते हैं। अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है वे। बे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है और वे एक ही मौलिक आधार पर बने होते हैं लेकिन भिन्न कार्य करते हैं और अलग अलग रूप से धारण करते कहलाते हैं। ए नंबर है अनुरूप अंग, अरे वाह बेटा। सजातीय अंग, अवशेषी अंग, सुपर अंग, सुपर अंग, अच्छा। तो बी नंबर है इसका राइट ऑप्शन, आप बी नंबर पर टिक लगाएं, सजातीय अंग, ठीक है, सजातीय अंग पर टिक लगा लें, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवाश्मों का अध्ययन करती है कहलाती है। अबे ये तो सबको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए, क्या है? पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बताया आपने, सही टिक लगा का है यहाँ पे भाई, इस पर राइट ऑप्शन है मेरे पास ए, ठीक है। राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? ए। बहुत बड़ा हो रहा है, छोड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे उभयचर यानी कि निम्नलिखित में से किसे उभयचर और सरीसृप के बीज की लुप्त कड़ी कहा जाता है? अरे बीज वाला भैया ये। तो निम्नलिखित में से किसे उभयचर और सरीसृप के बीज की लुप्त कड़ी कहा जाता है? सिमोरिया, इक्थियोलोस्टेगा, आर्कियोप्टेरिक्स, स्पीडो यानी कि स्फीनोडोन, क्या लग रहा है बेटे? सिमोरिया, ठीक है, ये ध्यान देना बेटा, सिमोरिया इज ए राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। 8वां क्वेश्चन है मेरे पास, अंग जो देखने में लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। यार ये सब थ्योरी वाइज है भैया, सब थ्योरी है टोटल, इसमें फिजिक्स के केमिस्ट्री के 1-2 डेरिवेशन डाल देता, मजा आ जाता। अंग जो देखने में लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं और समान कार्य करते हैं लेकिन उनका विकासात्मक मूल भिन्न होते हैं कहलाते हैं। कौन से अंग कहलाते हैं भैया? भैया वो कहलाते हैं अनुरूप संरचनाएं, ठीक है। सी नंबर है 8वें का। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जानवरों में। अबे भैया 75 क्वेश्चन है, जल्दी करो यार, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा करते करते ना।
जानवरों में पेटाजिया का विकास एक प्रकार का अनुकूलन है जिसे कहा जाता है। यार जूलॉजी पढ़ने में बड़ा मजा आता होगा भाई, सही कह रहा हूँ। जानवरों में पेटाजिया का विकास एक प्रकार का अनुकूलन है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उड़ान संबंधी, हाँ वोलेंट कहा जाता है इसको, ठीक है बिल्कुल। ए नंबर पे टिक लगाओ बेटा, आप भी ए नंबर पे टिक लगा लो, ठीक है, ए नंबर पे टिक लगाओ। अबे भाई क्या लग रहा है, ये ए नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है, उड़ान संबंधी यानी कि बोलेंट। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु मापी जाती है? तो यार इसमें सोचना क्या है, सोचना है, समझना है क्या है। ये तो तुम्हारा बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सी नंबर पर टिक लगा लो। और भैया यही मेरे पास क्या है, सी ऑप्शन राइट है, C14 रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है, अरे क्या कहा जाता है? सिबलिंग प्रजाति, अच्छा, नियोपेट्रिक प्रजाति और सिम्पेट्रिक प्रजाति और एलोपेट्रिक प्रजाति। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बेटे? डी नंबर है इसका, एलोपेट्रिक प्रजाति, ठीक है, यह वाला, ये इसे हटाओ और ये डी नंबर पर आप टिक लगाओ। ओके सर। अनुवांशिक बहाव, अनुवांशिक बहाव, ठीक है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की घटना निम्न में से केवल संचारित होती है? छोटी जनसंख्या से, बड़ी जनसंख्या से, द्वितीय जनसंख्या से, बड़ी जनसंख्या से या मेंडेलियन जनसंख्या से? ओके, इसका राइट ऑप्शन है छोटी जनसंख्या से, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है बेटे छोटी जनसंख्या से। आप छोटी जनसंख्या पर आंसर लगाएं, यही हमारा क्या राइट ऑप्शन है। 13वां क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किसके निबंधों में डार्विन के विचारों को अत्यधिक प्रभावित किया, यानी किसके निबंधों ने डार्विन के विचारों को प्रभावित किया, विचारों को अत्यधिक प्रभावित किया? लायल के, माल्थस के, ए और बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास सी होगा भैया, सी पे आप टिक लगाएं बढ़िया करके। अरे यार सी नहीं, सी नहीं है, माल्थस होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन, बी नंबर है, ठीक है, सी पे नहीं है, बी नंबर इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, माल्थस के। 14 क्वेश्चन है। डार्विन के फिंच विकास के पक्ष में एक उत्कृष्ट साक्ष्य प्रदान करते हैं। साक्ष्य क्षेत्र आते हैं भ्रूण विज्ञान में, जीवाश्म विज्ञान में, बायोलॉजिकल ग्राफी में, आकारिकी विज्ञान के। क्वेश्चन ढूंढो, मिल गया सबको क्वेश्चन? ना मिल रहा हो जबरदस्ती ढूंढो, 75 क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ठीक है, मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी है राइट ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल ग्राफी। 15वां क्वेश्चन आ गया। लेमार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल बढ़िया है, जिंदा है, सत्य है बिल्कुल? वह एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री थे, बाद में प्राणी शास्त्री बन गए। अरे वाह बेटे वाह। वह एक अंग्रेजी प्रगतिवादी थे जिन्होंने विकास सिद्धांत दिया। वह एक पोलिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशानुक्रम सिद्धांत दिया। वह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अर्जित किए गए लक्षणों में वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया। अरे सबसे बड़ा यह है, तो यही ऑप्शन इसका राइट होगा, डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। आप भी डी नंबर पर लगाओ। स्तनधारियों द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसिन को कहा जाता है क्रायोनोगेमोन, ठीक है, एंड्रोगेमोन और हाइल्यूरोनिक एसिड और हाइल्यूरोनिडेस। तो भैया डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है इसका, डी, ठीक है, डी पर टिक लगाओ। 17वां क्वेश्चन है। निषेचन के बिना अंडे के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस, मेटाजेनेसिस और गैमिनोटोजेनेसिस और ओजेनेजेनेसिस। 70 में का कौन सा क्वेश्चन आपको सही लग रहा है भैया? ए नंबर है इसका, पार्थिनोजेनेसिस। ओके 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 ओके। शुक्राणु द्वारा अंडे के प्रवेश में मदद करता है निषेचन झिल्ली, एंटी फाल्टिलिजिन, शुक्राणु लाइसिन, फाल्टिलिजिन। क्या लग रहा है आपको? अरे भैया शुक्राणु लाइसिन, ठीक है। स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया होती है, अंडाशय में होती है, डिम्ब वाहिनी में होती है, वासडेफेरेंसिया में होती है, या ऊपर में से कोई नहीं। तो डिम्ब वाहिनी में क्या होती है? ओविडक्ट में क्या होती है? स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया होती है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ। बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस में होता है? अरे यार बाह्य निषेचन एक होता है इंटरनल, ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल। तो बाह्य जो मनुष्य में जितने भी मनुष्य होते हैं सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ जो ओवेचर होता है उनमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। 21वां नंबर मेरे पास आता है। विदलन के द्वारा कोशिकाओं की बनी ठोस गेंदों को कहा जाता है मरोला। बिल्कुल राइट ऑप्शन है मरोला, ठीक है। तो आप भी इस राइट ऑप्शन पे टिक लगाए बेटे, मरोला पे, ठीक है। कौन सा है मेरे पास? मरोला। ओके ओके सर, ओके। तो मरोला इज ए राइट ऑप्शन, मरोला इज ए। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। शुक्राणुओं का निर्माण और उनका शुक्राणुओं में विभेदन कहलाता है। अरे यार ये तो बड़ा क्वेश्चन फंस गया भाई। शुक्राणुओं का निर्माण और उनका शुक्राणुओं में विभेदन कहलाता है। 22वां क्वेश्चन है और देख के बताएं क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, सी नंबर है इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। अंडा तो खाया होगा आप लोगों ने, खाते हो अंडा या देखते ही हो? अरे खाया करो थोड़े बहुत कभी कभी। अंडे की बाहरी सतह को पचाने में मदद करने वाली झिल्ली कहलाती है शुक्राणु एक्रोसोम। शुक्राणुओं का सिर उपरोक्त से कोई नहीं। तो 23 में का जो ऑप्शन है वो एक्रोसोम है, बी नंबर, ठीक है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। 24वां क्वेश्चन लेता हूँ। इनमें से कौन सा शुक्राणु जनन के दौरान होता है?
शुक्राणु जनन के दौरान क्या होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। सी नंबर है माइटोसिस और मियोसिस दोनों, और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। शुक्राणु जनन में शामिल परिपक्वता के चरण हैं। फेस ऑफ मैच्योरेशन, द फेस ऑफ मैच्योरेशन इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। और क्या है भैया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणुओं का निर्माण, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से शुक्राणुओं का विकास, शुक्राणु कोशिकाओं से ओगोनिया का विकास, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को 25वें क्वेश्चन का? क्वेश्चन चेक करें कहाँ पर है ये, पहले एक बार देख ले बेटे कहाँ पर है ये। तो 25वें का बी नंबर है, इसका बी नंबर है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में शुक्राणुओं का विकास। ओके, चलिए साहब हटाओ विकास और कर दो विकास। चलिए 26वां क्वेश्चन आ गया। शुक्राणु जनन में एक शुक्राणु कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न शुक्राणुओं की संख्या होती है 4 होती है। ठीक है, चलिए साहब 4 पे टिक लगाओ आप भी। अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे देखता हूँ। 27वां, पावर बॉडीज का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? और ये भैया ओजोनोसिस में, डी नंबर है ओजेनेसिस में। और एक खास बात बता दूं, जो तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं ना ए बी सी डी, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं, ये ऑप्शन भी ऊपर नीचे कर सकता है वो। ठीक है, कभी सोचोगे बेझिझक आसपास में देख लेके भाई हाँ इसका राइट ऑप्शन ये है तो मेरा भी राइट ऑप्शन ये होगा, ये ऑप्शन भी चेंज कर सकता है, ध्यान देना। 28वां, मियोसिस के बिना शुक्राणु जनन होता है। पक्षी में होता है, मधुमक्खी में होता है, चमगादड़ में होता है, ऊपर में से कोई नहीं। तो भैया चमगादड़ में काय में मधुमक्खी में होता है। ठीक है, मियोसिस के बिना शुक्राणु जनन होता है मधुमक्खी में। ठीक है, बी नंबर लगाओ इसका। आगे बढ़ाता हूँ। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन शुक्राणुओं को विकसित होने में पोषण देता है? सर्टोली कोशिकाएं, अंतरलीय कोशिकाएं, संयोजी ऊतक, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा? ए है। ठीक है, चलिए साहब आगे देखता हूँ। 30वां क्वेश्चन, पोलर बॉडी है। पोलर बॉडी, अच्छा पोलर बॉडी है क्या है? अंडा कोशिका का दूसरा नाम, एक पूर्ववर्ती कोशिका जो अंडा बन जाती है। सी नंबर, अंडे के निर्माण के समय बनी निष्क्रिय कोशिका और निषेचन के समय बनी हुई कोशिका। 30वां का जो मेरे पास आंसर है वो क्या लग रहा है बेटे आपको? इसका सी नंबर है। ठीक है, अंडे के निर्माण के समय बनी निष्क्रिय कोशिका। ठीक है, जिनके पेपर है ये भाई साहब लगभग सभी क्वेश्चन पर राइट ऑप्शन लगा कर आया है, जिनका भी पेपर है सभी क्वेश्चन पे सही आंसर लगा आए। चलिए आगे देखता हूँ। 31वां क्वेश्चन है, सतही विदलन पाया जाता है। भैया कीटों में पाया जाता है, बेझिझक लगा दो। सर्पिल विदलन पाया जाता है, बेझिझक एनेलिड में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विदलन के दौरान होता है, परिणामी कोशिकाओं का आकार घट जाता है, परिणामी कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, प्रारंभिक भ्रूण का आकार बढ़ जाता है, प्रारंभिक भ्रूण का आकार कम हो जाता है। तो 33वें का ऑप्शन क्या लग रहा है बेटे आपको? ए नंबर है इसका। ठीक है, परिणामी कोशिकाओं का आकार क्या होता है? घट जाता है। घटने दो भैया, हमें टिक लगाने से मतलब है, पता होना चाहिए, टिक लगाइए हो गया काम। चलिए आगे देखते हैं। मुर्गी से अंडा, मुर्गी के अंडे की सतह पर क्लीवेज आंशिक होती है क्योंकि दरार योग की पूर्णता नहीं करती है, इसे कहते हैं, क्योंकि दरार योग की पूर्णता नहीं करती है, इसे कहते हैं मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, आइसोलेशिथल और अप्रत्यक्ष दरार। तो भैया क्या लग रहा है, क्या ऑप्शन होना चाहिए? जल्दी बताओ। तो ये सर 34वें क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है मेरे पास? ए नंबर है इसका, मीरोब्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। निषेचन से पहले एक अंड कोशिका परिपक्व होती है, इसके केंद्रक में आरएनए बढ़ जाता है और इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एक पूर्वनाभिक निषेचन शंकु, एक दरार दाली नाली और जनन पुटिका। अरे भैया इसको बोलते हैं हम एक पूर्वनाभि, यानी कि 35 में का ये मेरे पास ए नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। ओव्यूलेशन किसके प्रभाव से होता है? एलएच के प्रभाव से होता है। ठीक है, पशु प्रजाति ए का शुक्राणु प्रजाति बी के डिम को निषेचित नहीं कर सकता है क्योंकि ए और बी के फर्टिलिजिन अनुकूल नहीं है। ए और बी के फर्टिलिजिन, ठीक है, फर्टी यानी कि एंटी फर्टिलिजिन अनुकूल नहीं है। ए के एंटी फर्टिलिजिन और बी के फर्टिलिजिन अनुकूल नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका बी राइट ऑप्शन है, बी नंबर पर टिक लगाओ आप भी। ठीक है, 38वां क्वेश्चन आता है, बार बार विदलन के बाद कोशिकाओं में क्या कम हो जाता है? तो भैया साइटोप्लाज्म कम हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, ध्यान देना है, साइटोप्लाज्म कम हो जाता है। चलिए साहब मैंने साइटोप्लाज्म में टिक लगा दिया। 39वां क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं बस थोड़े बहुत ही बचे हैं, आराम से देखते रहो, मैं भी जल्दीबाजी में करवा रहा हूँ, समय ले रहा हूँ ज़्यादा। 39वां क्वेश्चन है, शुक्राणुओं में एक्रोसोम प्रतिक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? क्षमता से, लाइसिन के निकलने से, Na+ के अंतःप्रवाह से और फर्टिलाइजिन के निकलने से। तो भैया इसका राइट ऑप्शन है लाइसिन के निकलने से। ठीक है, शुक्राणुओं की धारिता का क्या अर्थ होगा? जल्दी बताओ बेटे, शुक्राणुओं की धारिता का क्या अर्थ होगा? अरे भाई शुक्राणुओं की धारिता का क्या अर्थ होगा? इसके विस्तार से, इसकी परिपक्वता से।
आगे पढ़ो मत, बी नंबर पर टिक लगा दो इसकी परिपक्वता से। चलिए आगे देखते हैं। बिटेलिन झिल्ली मौजूद होती है शुक्राणुओं में मौजूद होती है, प्लाज्मा झिल्ली के नीचे मौजूद होती है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों में मौजूद होती है, केवल डिम्ब में मौजूद होती है। तो केवल डिम्ब में मौजूद होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना बेटा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, देखना कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। मेरोब्लास्टिक विदलन को युग्मनज में देखा जा सकता है, काय में, मछली में, खरगोश के या फिर सरीसृप के, मेंढक के मेरोब्लास्टिक विदलन को युग्मनज में देखा जा सकता है। अच्छा बताओ बेटा इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, खुद बताओ ज़रा यार, मुझे पता चल जाए इसका राइट ऑप्शन। आप बताओ ज़रा, कमेंट करें कि सर 42वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आगे बढ़ाता हूँ मैं इस कहानी को, ठीक है। स्तनधारियों के ब्लास्टोसील तुलनीय हैं, योग सेक के, कूपिका गुहा के, सिलोम के, गठ के। तो भैया इसका राइट ऑप्शन मेरे पास क्या, सिलोम से, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। मेसोड्रम को इस प्लेन ने चेनिक परत है, एंडोड्रम से संबंधित है, इनके एक्टोड्रम से संबंधित है, एंडोड्रम से संबंधित है, और कोरियोन से एक अस्थायी परत है। तो बी नंबर है इसका राइट ऑप्शन, एंडोड्रम से संबंधित है। चलिए साहब, एमिनियन है एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली, प्लेसेंटा के निर्माण के लिए, मूत्राशय के लिए सरीसृपों में अनुपस्थिति होती है। तो 45वें नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भैया, ए नंबर है ये, एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फेफड़ों में निर्माण होता है, फेफड़ों में निर्माण होता है इपीमियर से, फेफड़ों का निर्माण होना चाहिए था मीसोमियर से और एक्टोड्रम से या एंडोड्रम से। तो फेफड़े अंदर मतलब एंडोड्रम से होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन 46वें का डी नंबर है, और आप भी 46वें का डी नंबर लगाएं। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 47वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, नखूनों का निर्माण होता है। जरा बेटे बताओ कि ये नखूनों का निर्माण कहाँ होता है। पता होना चाहिए कि भाई नखून के निर्माण के लिए एक प्रोटीन का नाम होता है केराटिन प्रोटीन, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि नखूनों का निर्माण होता है एक्टोड्रम से, मेसोड्रम से, एंडोड्रम से, और बोला गया है कि इपीमियर से। डिस्प्ले दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। किससे भैया नखूनों का निर्माण किससे होना चाहिए, जल्दी बताओ तेजी से। 47वें का क्या ऑप्शन होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है भैया, मुझे पता नहीं चल रहा, आप बताओ जल्दी। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन ए है, एक्टोड्रम से, ठीक है। राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, एक्टोड्रम से होता है, ठीक है। नेल्स जो होते हैं यानी कि जननांग जो होते हैं, यानी कि अरे यार ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक मिनट को। हम जो बात कर रहे हैं ये है नखूनों का निर्माण होता है एक्टोड्रम से। 47वें क्वेश्चन का ए नंबर है, एक्टोड्रम से, ठीक है। ये 47वें क्वेश्चन का आंसर है। 48वां क्वेश्चन अब देख लेते हैं। जननांगों का निर्माण होता है एक्टोड्रम से, मेसोड्रम से, मेसोमेयर से, एंडोड्रम से। तो इसका होता है जननांगों का मेसोड्रम से, ठीक है। तो 48वें का मेरे पास बी ऑप्शन राइट है, और 47वें का ए ऑप्शन राइट है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ मैं। भ्रूण द्वारा योगदान किया हुआ प्लेसेंटा का भाग है, कोरियोन, योगसेक, एमिनियन या एलांटोइस। जल्दी बताओ बेटे 49वें का कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है। तो उसका ए नंबर राइट है, ठीक है, कोरियोन, ठीक है। ए नंबर पे लगा दो, कोरियोन राइट ऑप्शन है। 50वां क्वेश्चन में देख लेता हूँ, कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली भ्रूण को तरल पदार्थ से भूरी गुहा में घिरे रहती है। क्या है, एलांटोइस, कोरियोन, एमनियन, योगसेक। तो कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है आपको इसका, पहले ढूंढो अपने पेपर में, जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है उसमें ढूंढो। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं अभी, जिस यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम नहीं करवाए हैं भैया, वो इस पेपर को देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस पेपर से मिलने वाले हैं, मानो या ना मानो। तो इसका राइट ऑप्शन है एमनियन, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। वृक्षण स्थायी रूप से उदर गुहा में बने रहते हैं, हाथी में, बेहल में, आर्मोडिलो में या उपरोक्त सभी में। तो भैया आर्मोडिलो में, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्या है ये, बासडे फर्न्स कहा जाता है, महिला नसबंदी में, पुरुष नसबंदी में, या फिर उपर्युक्त दोनों में, अस्थायी नसबंदी में, ठीक है भाई। इसका जो बी नंबर है राइट है, पुरुष नसबंदी में, ठीक है, मेल स्टेरिलाइजेशन में। चलिए आगे देखते हैं। वीर्य में कौन सा अम्ल होता है, स्पर्म जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो भैया सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड और कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, चलो वीर्य में पता चलेगा भैया, वीर्य में सिट्रिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता होगा, तो सिट्रिक एसिड भैया पता होना चाहिए। जितनी भी नींबू वाली प्रजाति है ना, जितनी भी नींबू वाली प्रजाति हैं, खंभ वाली प्रजाति, सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 54वें नंबर पे, गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली दो रचनात्मक गतियों को कहते हैं इनावोलेशन और इनवेजिनेशन। ईपाबोली यानी कि ईपीबोली और एम्बोली, इनवेजिनेशन और इंग्रेशन, इंग्रेशन और डिलेमिनेशन। तो राइट ऑप्शन मेरे पास है ईपीबोली और एम्बोली, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ाता हूँ। एक अंडाणु में दूसरा परिपक्व विभाजन होता है, अंडाशय में, पेट की गुहा में, फेलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में। तो राइट ऑप्शन मेरे पास डी है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोहरा गर्भाशय मौजूद होता है भैया बिहेल में, हाथी में, मार्सुपियल में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आप लोगों को, जल्दी बताओ। इसका राइट ऑप्शन जो लग रहा है मुझे वो है भैया, राइट ऑप्शन इसका काय में है मार्सुपियल में। ठीक है, मार्सुपियल में। आगे बढ़ाता हूँ। 58वां क्वेश्चन है, लार्वा अवस्था में प्रजनन कहलाता है पेंडोजेनेसिस, ठीक है, न्यूटेनी, पार्थोनोलॉजिस और भैया हमारा कौन सा पार्थोनोकर्पी। तो क्या कहलाता है 58वां क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन हो चाहिए, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, पेडोजेनेसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। आँख का विकास परत से होता है, बहुत बढ़िया बेटे, आँख का विकास परत से होता है। ए नंबर है एक्टोड्रम से और बी नंबर है मीसोड्रम से और भैया सी नंबर है एक्टो एंडोड्रम से। क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन, और ए और बी दोनों से। चलो भैया ए और बी दोनों से टिक लगा दो, यही हमारा क्या राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ा दो। 60वां क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करता है और प्रयोग पर भी आधारित है। रासायनिक सिद्धांत ए नंबर है विपादवाद, अजीवोत्पत्ति और जीवोत्पत्ति, अजीवोत्पत्ति यानी कि रासायनिक सिद्धांत इज अ राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ग्लैपगोस द्वीप किसके नाम से जुड़ा है, बलेस, माल्थस, डार्विन, लेमार्क। तो यार इसका राइट ऑप्शन 61 में क्या होना चाहिए भैया, डार्विन के नाम से, यानी ये ग्लैपगोस द्वीप किसके नाम से जुड़ा है, डार्विन के नाम से जुड़ा। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप और पक्षी के बीच एक संयोजक कड़ी है। अरे यार ये क्वेश्चन कभी हमने 10th क्लास में पढ़ा था, सही में, सरीसृप और पक्षी के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो इसका राइट ऑप्शन है आर्क्योरेप्टेरिक्स। ठीक है, सी नंबर है इसका, आर्क्योरेप्टेरिक्स। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन स्वातः-जनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक था, कौन है भैया, जूलियन हक्सले है, डार्विन है, फ्रांसिस बेकन है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है। देखो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है तो सारे के सारे आप क्वेश्चन कर दोगे, और अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भैया क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है। किसी मॉडल सोडल से क्वेश्चन मिलता जुलता नहीं है, कोई सा भी मॉडल उठा के देख लो किसी भी यूनिवर्सिटी का, आज 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिल गए, वो भी मॉडल में मिल गए तो मिल गए, वरना वो क्वेश्चन भी सबके सब बाहर से आए हुए हैं, अपने पास से उन लोगों ने क्वेश्चन बना के दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी के निकाले, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि भैया जो जिन एग्जामिनर ने आपका पेपर बनाया उनको ये पता नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। उनका मतलब है कि आपने थ्योरी पढ़ी है, और जब थ्योरी पढ़ी है तो उन्हीं सी थ्योरी से उन्होंने क्वेश्चन निकाल के आपको दिए। अब वो आप देखो यार आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, उन्होंने तो दे दिया पेपर बना के, भैया ये क्वेश्चन है, लो करो ये सब। ठीक है, अब उन्होंने कौन सा मॉडल देखा यार कि भैया ये मॉडल दिनेश का है, ये मॉडल कृष्णा का, ये मॉडल इसका है, ये इसका। जितने क्वेश्चन मिल गए, वरना कोई बात ना, चल रही है कहानी। निम्नलिखित में से कौन स्वातः-जनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक था, तो कौन है भैया, तो इपिक्यूरस। ठीक है, इपिक्यूरस इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, 64वां क्वेश्चन है मेरे पास, बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया भैया, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आदमी मर जाएगा इसमें। तो स्तनधारी हृदय के विकासात्मक इतिहास में ये देखा गया है कि ये मछली के 2 कक्षीय हृदय, मेंढक के 3 कक्षीय हृदय और अंततः 4 कक्षीय चरण से होगा गुजरता है। उपरोक्त कथन किस परिकल्पना के अनुरूप है, बायोजेनेटिक सिद्धांत, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत और लेमार्क का सिद्धांत, मेंडल के सिद्धांत। क्या लग रहा है आपको राइट ऑप्शन, ए नंबर बायोजेनेटिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। घोड़े के वंशानुक्रमित विकास में सर्वप्रथम अवशेष कौन सा है, ईओहिप्पस, मेरिचिप्पस, मेसोहिप्पस, एक और क्या है, एक कप्स। अरे बड़े शानदार नाम है, लेने में यार बड़ा शानदार नाम लग रहे हैं। तो ईओहिप्पस। ठीक है, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे सरीसृप का स्वर्गयुग माना जाता, कौन सा, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और प्रोटीरोजोइक। तो 66 में का कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, बी नंबर है इसका, मेसोजोइक। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। चलिए साहब, कबूतर के पंख, चमगादड़ के पंख और मच्छरों के पंख किस घटना को प्रदर्शित करते हैं, ए नंबर संतृप्त विकास, बी नंबर भिन्न विकास, सी नंबर विरासत और ऊपर के सभी। अरे वाह बेटा वाह। तो क्या लग रहा है आपको, भिन्न विकास, संतृप्त विकास, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एटाविज्म, ऑल ऑफ दिस। तो 67 में का बेटा क्या ऑप्शन लग रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ए नंबर होना चाहिए, संतृप्त विकास। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट सृजन का सिद्धांत किसने दिया था, रिचर्ड ने, थेलस ने, वान हेलमोंड ने और डी नंबर है मेरे पास फादर सोइरिज ने। तो 68 में का डी नंबर है भैया इसका, डी नंबर लगाओ,
फादर स्वरिज ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। 69वां क्वेश्चन आ गया, सर्वप्रथम किसने प्रयोगों के द्वारा एबायोजेनेसिस के सिद्धांत को नकारा था? सर्वप्रथम किसने प्रयोगों के द्वारा एबायोजेनेसिस के सिद्धांत को नकारा था? तो भैया एक ही साइंटिस्ट हैं जो इतना कुछ कर सकते हैं और उनका नाम है फ्रांसिस्को रेडी। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन, फ्रांसिस्को रेडी। चलिए मैं आगे देखता हूँ। एक ही आवास में रहने वाले विभिन्न प्राणियों में अनुकूली समानताएं कहलाती हैं। एक ही आवास में रहने वाले विभिन्न प्राणियों में अनुकूली समानताएं कहलाती हैं। तो कुछ टाइम के लिए सोचो कि इसका ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, या सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन सही है। कुछ टाइम के लिए सोचो और इसका राइट ऑप्शन मिले तो मुझे बताओ। सोच लिया आप लोगों ने? क्या सोचा? ऑप्शन ए सोचा, बी सोचा, या सी सोचा, या डी सोचा? तो भैया अनुकूली समानताएं, तो मतलब आपका ऑप्शन राइट ये होना चाहिए, सी नंबर, अनुकूली विकिरण, है ना। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अब 71वां क्वेश्चन मुझे मिल गया है कि निम्नलिखित संरचना में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अकल दाढ़ें और पिलिका, सेम्युलुनरिस, क्रेमी रूप, परिशिष्ट और नाखून। अच्छा, अकल दाढ़ें भी होती हैं, क्रेमी रूप, परिशिष्ट भी होता है, नाखून भी तुम्हारे पास अवशेषी अंग होते हैं। बचा एक ऑप्शन, यानी कि पिलिका, सेम्युलुनरिस। तो भैया यही मेरे पास क्या राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। भूगर्भीय रिकॉर्ड में पाए गए सबसे पुराने जीवाश्म होते हैं। सबसे पुराने जीवाश्म जो भूगर्भीय रिकॉर्ड में पाए गए हैं वो कौन से होंगे? कवक, बैक्टीरिया, बीज वाले पौधे, प्रोटोजोआ। तो क्या लग रहा है आपको? बैक्टीरिया इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, बैक्टीरिया इज ए राइट ऑप्शन। अचानक बड़े जलवायु परिवर्तन के शुरू में सबसे अधिक संभावित परिणाम होंगे अनुकूली विकिरण में तेजी से वृद्धि, विलुप्त दर में तेजी से वृद्धि, प्रजातियों की संख्या में तीव्र वृद्धि, उत्परिवर्तन दर में वृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है भैया? क्या लग रहा है आपको इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का मेरे पास राइट ऑप्शन है, एक मिनट रुकते हैं, क्वेश्चन कौन सा? 77वां क्वेश्चन। अचानक बड़े जलवायु परिवर्तन के शुरू में सबसे अधिक संभावित परिणाम है। तो बेटे इसका राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? जल्दी बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास ए नंबर, अनुकूलित विकिरण में तेजी से वृद्धि। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। भूमि पर बसने वाले पहले जानवरों में संभवतः निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? शिकारियों से बचने के लिए वे काफ़ी गतिशील थे। अच्छा, ये बात है। बी नंबर, वे जीवित रहने के लिए आंशिक रूप से पानी पर निर्भर थे। वे अपने जीवन काल में स्थलीय वातावरण की पूरी तरह से अनुकूलित करने में सक्षम थे। और ऊपर में से कोई नहीं। तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो है मेरे पास बी नंबर, वे जीवित रहने के लिए आंशिक रूप से पानी पर निर्भर थे। बिना पानी के तो भैया कुछ है ही ना। आजकल बिना पानी के तो फसल भी ना हो रही भैया, पानी चाहिए। वो इलाके जो बहुत ज़्यादा सूखे हैं, कोई फसल नहीं हो रही। ठीक है, टेम्परेचर बड़ा हाई है। एक गुणसूत्र में न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था में एक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप संभवतः कोई भी हो सकता है। जीव में संरचनात्मक या शारीरिक परिवर्तन को कहा जाता है अनुवांशिक बहाव, जीन प्रवाह, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन। तो राइट ऑप्शन है मेरे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट। 75 में का ए नंबर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। 75 कुल क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपको इसमें से 60 क्वेश्चन करने हो, 15 क्वेश्चन छोड़ने हो। तो बढ़िया करके ज़रा देखना इन क्वेश्चन को। चलो मैं सबसे ऊपर पहुंचता हूं, टॉप पर। ठीक है, तो भैया ये 75 क्वेश्चन और आपका पेपर बिल्कुल फिनिश। ठीक है, और इन क्वेश्चन को देखो से करके, अगर कोई क्वेश्चन का डाउट लग रहा है कि इसका क्वेश्चन यार ये है, तो मुझे कमेंट जरूर करना। देखते हैं कि क्या ऑप्शन उसका सही होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई हो और उसका ऑप्शन में टिक लगाने में गलती हो गई हो। ठीक है, तो बढ़िया करके क्वेश्चन तैयार करो। जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं वो खास तौर पर वो देख लो इस पेपर को। काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर में फंसने वाले हैं, और जिनके हो गए हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लो। ठीक है, और भैया लगभग 50 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, तभी आपकी अच्छी परसेंटेज बनने वाली है। अगर आप सोच रहे हो मैंने 30-40 क्वेश्चन कर आया मेरा काम हो जाएगा, भाई नंबर नहीं आने वाले, परसेंट नहीं बनने वाली है अच्छी खासी। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर यानी कि जो थर्ड ईयर होता है वो परसेंटेज ईयर होता है, उस ईयर में परसेंटेज बनाई जाती है। देखो फर्स्ट ईयर ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में बहुत कम मार्क्स आते हैं, किसी का भी जो उठा देख लो, फर्स्ट ईयर में बहुत कम, सेकेंड ईयर में हो सकता है कि थोड़े बहुत ज़्यादा हो, लेकिन थर्ड ईयर में परसेंटेज बहुत ज़्यादा बनती है, ताकि आपकी परसेंटेज एवरेज 60% से ऊपर पहुंच जाए। और बेटर यही है कि 60% से ऊपर लेकर आओ। आजकल तो 60% से कम बच्चे वालों को स्कॉलरशिप भी नहीं आ पा रही है यार। जिनके 69, जिनके 59 भी नंबर है, 58 है, उनकी भी लगभग स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है। 60 से ऊपर मांग रहे हैं आजकल स्कॉलरशिप के लिए। तो बेटर यही है कि सब अच्छी तरह से तैयारी करो और 60% मार्क्स क्रॉस कर जाओ।
ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसी नई पेपर में आंसर की के साथ। थैंक्स।